10 we'll focus on the Haber's process. This is the topic which has been there in your course, and it's basically Haber's process is industrial process or manufacturing process or commercial method, a commercial process for the manufacturing of your ammonia इन लार्ज स्केल्स. ठीक है, तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है, इन लार्ज स्केल्स. देखो क्वेश्चन में आप नहीं कह सकते हो कि बोर्ड्स में क्या आने वाला है, तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द टॉपिक्स. सो बट आंसर इज सेम, दैट इज हेबर्स प्रोसेस. अगर आपसे पूछा है लैब मेथड क्या है, देन यू विल नॉट राइट डाउन हेबर्स प्रोसेस. But when they are asking you manufacturing or when you prepare it in large scale or industrial process or manufacturing or commercial method, commercial process, English can be anything. So in that point you will write down Haber's process. Now children, this is the reaction when nitrogen gas reacts with hydrogen, and when they combine they form you ammonia. Now this is not an easy reaction, but because it has many things over here, this is a gas. If you see what volume of gas has been used over here, 1 volume. ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपने गैस ली है इट इज़ 3 वॉल्यूम, और अमोनिया गैस जो बन रही है दैट इज़ 2 वॉल्यूम. इट्स ओके this way. Now this reaction you can see it's a reversible reaction. So on this reversible reaction there is many things are there. तो हम इतने से रिएक्शन में आप लिख सकते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली इसे चलेंगे कि इसके रिएक्शन के ऊपर क्या क्या हो सकता है. तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें. पहली चीज़ तो ये पोर्शन क्या है आपका, रिएक्टेंट पोर्शन है. इफ समबडी आस्क यू नेम द रिएक्टेंट्स, देन यू विल राइट डाउन नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज अ प्रोडक्ट, then you will write down ammonia. Now if they ask you what volumes are formed, 2 volume of ammonia is formed, and what are the initial volumes of reactants we are using. So 1 volume of nitrogen and 3 volume of hydrogen is being used. ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है. Now the next point is what type of reaction it is. It is a reversible reaction. Now it's not like that, it has many things also. So let's focus on the reaction part first of all. So reaction is what, a reversible reaction is there. ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन. अच्छा एक चीज़ और है इसमें, टेम्परेचर भी इसमें हीट इवॉल्व होती है 22400 कैलोरीज. ठीक है, कभी कहीं ये लगा होता है, कहीं कहीं रिएक्शन में ट्रायंगल, मतलब साथ ही नहीं होगा, या तो ये होगा या और करके ट्रायंगल लगा होगा. ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग सिनेरियोज हैं. ठीक, ये आपको याद रखना है. नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट. हीट निकल रही है ना, रिलीज हो रही है. देखो प्लस साइन लगा है, प्लस से हमने देखा, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, इसीलिए रिएक्शन में हमने लिखा रिवर्सिबल भी है, एक्सोथर्मिक भी है. ठीक, there are many other things also that this reaction we'll discuss it later on, but over here I am writing down this reactions proceed with the decrease in volume and low temperature and high pressure is been there. Like let's see, तो ये reaction तभी move करेगी जब आपका this reaction proceeds with a decrease in volume. ठीक है, दिख ही रहा है यहाँ, देखो टोटल वॉल्यूम कितने, 3 + 1 = 4, और आपका प्रोडक्ट के साइड में कितने वॉल्यूम है, 2. तो ये डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है. दूसरी चीज़, आपका टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, लो टेम्परेचर शुड बी रिक्वायर्ड. देखेंगे कितना टेम्परेचर चाहिए इस रिएक्शन के लिए. एंड तीसरी चीज़ क्या है, हाई प्रेशर शुड बी रिक्वायर्ड. ठीक है, तो हाई प्रेशर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन. भाई ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड भी चलेगी, ऐसे रो में चल रही है, उल्टा लौट रही है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों साइड से चलेगी. अब यहाँ टेम्परेचर ध्यान देना है. टेम्परेचर के लिए तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है. द टेम्परेचर इज़ अबाउट 450 to 500 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये ऑप्टिमम, मतलब हीट निकल भी रही है लेकिन फिर भी इतना टेम्परेचर तुमको चाहिए होता है. ठीक है, प्रेशर जो है आपको यहाँ पे जो चाहिए वो करीबन 200 to 900. ठीक है, एटमॉस्फेयर्स, आपको ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो हमें चाहिए. ठीक है, सॉरी ऑप्टिमम प्रेशर है, दिस मच वी नीड इट. ठीक, यहाँ पे कैटलिस्ट की भी ज़रूरत होती है हमें, और वो कैटलिस्ट होती है फाइनली डिवाइडेड आयरन. ठीक है,
प्रमोटर की भी ज़रूरत होती है हमें, हम ये सब डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रमोटर। प्रमोटर है हमारा मॉलिब्डिनम, ठीक है, एमओ कहते हैं इसे। फाइनली डिवाइडेड आयरन को हम Fe बोलते हैं। बेटा अगर नाम पूछा जा रहा है तो आप Fe नहीं लिखोगे, अगर नाम पूछा जा रहा है प्रमोटर का तो आप MO नहीं लिखोगे, या मॉलिब्डिनम लिखोगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब ज़रा ध्यान से देखो, टेम्परेचर कितना लगा हमारा 450 to 500, प्रेशर हमारा 200 to 900 लगा, और हमारा कैटलिस्ट हमने फाइनली डिवाइडेड आयरन लिया, और प्रमोटर हमारा मॉलिब्डिनम। कैटलिस्ट समझते हो ना, जो विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ योर कैटलिस्ट। प्रमोटर वो होता है, जैसे ये जो कैटलिस्ट है ये अपने आप काम नहीं करेगा, तो इसको पहले स्टार्ट करने के लिए आपको एक अदर सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जिसको हम कहते हैं प्रमोटर। तो इसमें तब वो जब आप इसमें प्रमोटर डालोगे तो प्रमोटर है ना आयरन को बोलेगा अरे भैया तुम्हें काम करना है, काम करो, तब वो काम करेगा। तो दैट्स वाई इट इज़ बेसिकली प्रमोटर को दूसरे शब्दों में अगर कहते हैं इनिशिएटर होता है ये, ठीक है। तो वो रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन है, कैटलिस्ट को इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन तो नहीं वर्ड बोलेंगे, लेकिन कैटलिस्ट को इनिशिएट करता है प्रमोटर। तो कौन सा प्रमोटर आपने लिया रखा है, यहाँ पे मॉलिब्डिनम लिया रखा है। कैटलिस्ट क्या है, फाइनली डिवाइडेड आयरन। अब यही रिएक्शन ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अब सिंगल लाइन में लिखना, अगर रिएक्शन पूछी जाए या तो नीचे सब डिस्क्रिप्शन दो, या फिर एक लाइन में सारी चीज़ें लिखो, क्योंकि अगर तुमने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी तो यू विल गेट 0, आई एम टेलिंग यू। सो एंड इट शुड बी वेल बैलेंस्ड। 10th में रिएक्शन में नंबर मिलते हैं जब बैलेंस्ड होती है। दूसरी चीज़ें हैं, अगर रिएक्शन में कंडीशंस हैं तो कंडीशंस तुमको लिखनी है। थर्ड चीज़ें, अगर एरोज़ हैं, एरो समझते हो ना, जैसे गैस निकल रही तो ऊपर एरो निकल रहा है, ये गैस के लिए। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो नीचे एरो लग रहा है, तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए बेटा प्लीज़। अगर आप रिएक्शन लिख रहे हो तो कम्प्लीटली लिखो, इसीलिए नंबर कटते हैं। 10th में बहुत हार्ड मार्किंग होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की गलतियों पे आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वे यू हैव टू राइट डाउन योर रिएक्शन। नाउ इन दिस थिंग यू हैव टू मेक फ्यू थिंग्स वेरी क्लियर, कि जो रिएक्शन आपकी चलती है, जो इसमें ध्यान रखना इम्प्योरिटीज़ ना है। यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो तुम्हें प्रिकॉशन के तौर पे लेना है। ये रिएक्शन अगर चलाना है तो कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी कौन कौन सी इम्प्योरिटी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, H2S होती है। तो ये जो गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं, पॉइजन कर देती हैं आपके कैटलिस्ट की। तो इट में पॉइजन द कैटलिस्ट, ठीक है, ये ध्यान देना। अब ये आपको लेके चलना है कि ये पॉइजन कर देती है कैटलिस्ट को, ठीक। तो आपको इन गैसेस का आपके यहाँ नहीं होना चाहिए प्रेजेंस, क्योंकि ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर दी। और एक बार कैटलिस्ट अगर पॉइजन हो जाता है तो कैटलिस्ट ख़राब हो जाता है, उसे फेंकना पड़ता है, यू कैन नॉट रीयूज़ इट, ठीक है। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर यूजिंग, जो आपकी गैसेस आप ले रहे हैं ना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, उसमें जब, क्योंकि वो गैस हैं, ये कहाँ से आएंगी, ये गैस उन्हीं गैसेस के तो साथ आएंगी, तो उन गैसेस में ये तीनों गैसेस नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक भी होगी तो भी आपका कैटलिस्ट पॉइजन हो जाएगा, रिएक्शन आप पर रुक जाएगा, कैटलिस्ट बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, ठीक है। दिस थिंग यू हैव टू मेक श्योर। Now children, in your book this is an apparatus given for the manufacturing ammonia by Haber's process, but now it is not required because they are not asking you to draw the this thing diagram, nor they are giving you this diagram and asking you to label it. तो अभी ख़त्म हो चुका है, ये नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक जनरल हम आइडिया लेके चलते हैं कि प्रोसेस कैसे चलेगा। यहाँ से आपने 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस पास करी, यहाँ से आपके पास 3 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन गैस, ये कंप्रेशन पंप है जिसमें ये मिलाई जाएंगी गैस, ठीक है। अब ये दोनों गैसेस आगे बढ़ेंगी। ये आपका इलेक्ट्रिकली भाई कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है रिएक्शन में, तो आपका एक इलेक्ट्रिकल हीटेड कैटलिस्ट चैम्बर है जहाँ पे आपकी आयरन फाइनली डिवाइडेड आयरन रखा गया है। अब ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो गैसेस आपकी हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है कि ये जो आपका हीट एक्सचेंजर है ना। अब यहाँ पे ये जो गैसेस आपकी बनी है, देखो आपका आउटलेट यहाँ से आई गैस, ये गई, ठीक है, मतलब दोनों हैं, N2 और H2 ये भी आ रही हैं, ठीक है, ये इसमें पास हो जाएंगी, ठीक है, यहाँ आ जाएंगी। अब यहाँ पे ये गैसेस जो हैं वो अपने आराम से मिलेंगी, बनेगा सब चीज़ें और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेगा तो वो आपका थोड़ा ध्यान देना, आपको आगे से बढ़ना है,
ठीक है, इधर जाएंगी आपकी, इधर, ठीक। अब यहाँ पे जो गैसेस हैं आपकी वो यहाँ आएंगी, इस जगह यहाँ पे आपकी कूलिंग कॉइल लगी हुई है, तो भाई जाहिर सी बात है अमोनिया गैस बन चुकी होगी। और साथ में ऐसी भी तो ज़रूरी तो नहीं है सारी की सारी है ना अमोनिया गैस बनी है, अनकम्बाइंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी होगी, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इस कूलिंग पाइप में आ जाएगी। तो ये दोनों गैसेज आएंगी, तीनों बल्कि, कंबाइंड अमोनिया और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस सब इस कूलिंग पाइप से आएंगी। अब यू आर एडिंग वाटर, इट विल भाई कूलिंग है, कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं, वो वाटर के थ्रू कर लें या नहीं भी करें वैसे कूलिंग करा लें, क्योंकि एवरीथिंग इज़ नाउ वेल ऑर्गेनाइज साइंटिफिकली। सो दिस गैसेज विल बी दिस विल कंडेंस। भाई अमोनिया है वो गैस है, वो अपने आप में लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ लिक्विड अमोनिया आपका बन गया। लेकिन अभी भी जो H2 और N2 है वो तो कंडेंस होकर लिक्विफाइड नहीं होती हैं, तो वो अनकम्बाइंड है। तो अनकम्बाइंड ये दोनों गैसेस जो हैं वो वापस उसी कैटालिटिक चैम्बर में वो रूट ये पकड़ेंगी और ये यहाँ से आएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देना कि ये यहाँ बढ़ते 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 आगे वापस यहाँ कंबाइंड होंगी, फिर ये प्रोसेस चलेगा। तो दिस प्रोसेस गोज ऑन इन दिस वे, इन दिस एपरेटस फॉर्म। यहाँ से आउटलेट है, आप आराम से लिक्विड अमोनिया निकाल सकते हैं। Now children, in your book this page 168 is being given to us and there are many things which we have discussed. मैंने अभी पीछे ही आपको सब बारे में बताया है, कितना वॉल्यूम हम रेशियो लेते हैं, बाय वॉल्यूम कितना लिया है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप यहीं से पढ़ लीजिएगा। दोनों रिएक्टेंट हैं, ये कहाँ से ली गई, जैसे नाइट्रोजन गैस आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड से लेंगे और फिर, और हाइड्रोजन आप वाटर गैस से लेंगे बॉश प्रोसेस से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन का हायर रेशियो हमें चाहिए, भाई आपने देखा है, सॉरी हाइड्रोजन का ज़्यादा रेशियो चाहिए, देखो 1:3, 1 पार्ट N2 का था और 3 पार्ट आपका हाइड्रोजन गैस का था। अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन रखनी है तो आपको हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अमोनिया में भी हाइड्रोजन का रेशियो ज़्यादा है। फिर मैंने पहले ही बताया कि कैटलिस्ट पॉइजन नहीं होने चाहिए, अगर पॉइजन हो जाएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी नहीं रहेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर पॉइंट पे बात करें, ये हमने डिस्कस करा था 450 to 500 टेम्परेचर वी आर यूजिंग, और रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट तो ऑलरेडी उसमें निकल रही है। अब देखो ली शैटलेस प्रिंसिपल वगैरह हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन हमको इतना याद रखना है कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक ऑलरेडी होती है, तो हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें टेम्परेचर थोड़ा लो मेंटेन करना पड़ता है, बहुत लो भी नहीं रख सकते हैं तो भी अमोनिया गैस नहीं बनेगी, और बहुत हाई भी नहीं रख सकते तो भी अमोनिया गैस नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना है एक, ये 440, भाई आप लोग को ये ज़्यादा लग रहा है, भाई मुझे भी ज़्यादा लग रहा है, 450 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हमने तो 100 में ही देखा है कि कितना ज़्यादा होता है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 450 500 है। आपको दोनों ध्यान देना, 400 to 500 सेल्सियस। इसमें याद रखना है कि रिएक्शन का टेम्परेचर बिल्कुल लो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लो हो गया तो कम अमोनिया बनेगी, और हाई भी नहीं, अगर हाई तुमने कर दिया तो एपरेटर्स है ना झेल नहीं पाएंगे इतना टेम्परेचर, और एपरेटर्स जो है वो बेसिकली आपका है ना जो हाई टेम्परेचर भाई जो झेल ही नहीं पाएगा एपरेटस, तो फिर तुम समझ सकते हो कि एक्सप्लोजिव कुछ भी हो सकता है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर। नाउ लेट्स कम टू अबाउट द प्रेशर पार्ट। प्रेशर भी देखो, ऑप्टिमम प्रेशर करीबन 200 to 900 एटमॉस्फेयर हमें इस रिएक्शन में चाहिए ही होता है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू फेवर द रिएक्शन, भाई रिएक्शन फॉरवर्ड चले तो आपको क्या करना है कि भाई एक फेवर्ड इतना ही प्रेशर जो है वो लेके चलना है। बहुत हाई प्रेशर भी नहीं ले सकते, फिर वही बात है, बहुत हाई प्रेशर ले लोगे, सपोज करो तुमने 900 से ऊपर बढ़ा दिया तो जो एपरेटस है वो उतना प्रेशर झेल नहीं पाएगा, फट जाएगा, ठीक है। सो दैट थिंग ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। कैटलिस्ट ऑल्सो वी हैव डिस्कस कि कैटलिस्ट क्या था, कैटलिस्ट का तरीका क्या था, उसमें आपने मोलिब्डेनम क्यों लिया है, दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस द प्रोडक्ट अमोनिया दैट इज़ फॉर्म्ड, वो भी हमने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखो अमोनिया जो है तुमने, मैंने पहले बताया अमोनिया के साथ हाइड्रोजन भी आ रही है और नाइट्रोजन भी आ रही है, दीज टू गैसेज आर ऑल्सो कमिंग। तो प्रैक्टिकली इन तीनों को अलग करना है ना। तो अलग करने की भी टेक्निक दी रखी है कि ये दो मेथड्स हैं, या तो लिक्विफिकेशन मेथड है या डिज़ोल्विंग इन वाटर है, और हमने जो एपरेटर्स में देखा था हमने डिज़ोल्विंग इन वाटर ही देखा था। तो क्योंकि अमोनिया बहुत हाईली सॉल्युबल होती है वाटर, तो आराम से डिज़ोल्व हो जाती है ना। और वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनसॉल्युबल होती है वाटर में, तो अलग हो जाती हैं। या फिर आप लिक्विफिकेशन कर लीजिए मेथड। तो ये इट्स डिपेंड ऑन यू कि विच मेथड यू आर यूजिंग टू सेपरेट अमोनिया, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। दिस वे you can do your Haber's process. Please, when you are focusing on it,
focus on page number 169 and 168 also, because these pages contains lot of reasoning questions. एंड पेज नंबर 167 कंटेन्स द एक समरी है जो बेसिकली उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ मिलेगी. ठीक है. सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू एंड वी आर वर्किंग ऑन द विराफ बुक ओनली. वी आर नॉट सीइंग सम अदर बुक्स. तो इसी बुक से आपको लर्न करना है. तो फुली वी हैव कवर अप विद द चैप्टर. एवरीथिंग इज़ बीन क्लियर. सो व्हेन यू watching this video, please open your books also, then it will be helpful for you and you can focus on it.